Hi everyone, welcome to the class. I am Simran Khosla, your chemistry educator, and today I am with the topic molecular orbital theory. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉम्पिटिशन्स में आपको देखने को मिलता है। +1 की केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंडर ये टॉपिक आता है और ये बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनाता है ये टॉपिक। इस टॉपिक से आपको बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, पर वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस तभी हल करने आपके लिए पॉसिबल है अगर आपको उसकी थ्योरी पता है। तो व्हाट माय ट्राई विल बी, आई विल ट्राई कि मैं पहले आपको एक वीडियो में सारी की सारी थ्योरी समझाऊं, उसकी डिटेल्स बताऊं, फॉलोइंग द अप्रोच ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इस टॉपिक का के बेसिस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो और एरर फ्री करना चाहते हो, देन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। इसमें जो मैं एक एक चीज बता रही हूँ उसको ध्यान से समझा जाए। तो सबसे पहले हम जो देखने जा रहे हैं दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर बात ही करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। नॉर्मल हमने क्या पढ़ा हुआ है? हमने तो ये पढ़ा है ना कि जैसे वीबीटी की ही बात कर लें, व्हाट इज वीबीटी नाउ? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यही करते थे कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। फिर ये दोनों कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक इस तरीके की ओवरलैपिंग हो जाती है। मतलब ओवरलैपिंग होती है बेसिकली और हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये कौन बताता है? ये बताता है वीबीटी, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें एमओटी की, जो हम ये आज पढ़ेंगे, इसका मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं। इसके अकॉर्डिंगली ये है कि जैसे वीबीटी में हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल आते थे, वैसे ही एमओटी में भी आएंगे। एमओटी में भी आपको देखने को मिलेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, और ये कंबाइन करके कुछ बना रहे हैं। लेकिन जैसे वीबीटी में हो रहा था कि ओवरलैपिंग करके एक ही बन रहा है, सिर्फ ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन एमओटी में क्या है, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो दो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होंगे। ठीक है, तो जैसे ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये दोनों मिलके दो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे। और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ही हम स्टडी करके अलग अलग फीचर्स के बारे में जानेंगे। कौन कौन से फीचर्स हैं, कैसे जानेंगे, वो हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो आइए जरा करते हैं शुरू कि क्या जरूरत पड़ी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो हमने नॉर्मली अभी देखा वीबीटी में, वीबीटी के बेसिस पे बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी भी हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। पर जैसे कुछ कुछ फीचर्स थे जो कि वीबीटी नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी, तो वो एमओटी ने किया। एमओटी दी किसके द्वारा की थी? ये दी गई थी हुंडेन मुलिकन के द्वारा इन 1932। 1932 में ये थ्योरी आई थी। और यहाँ से हम वो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं जो कि वीबीटी सोल्व नहीं कर पा रही थी। जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इनफैक्ट इन द एंडिंग ऑफ द लेक्चर मैं आपको बताऊंगी भी कि किस तरीके से। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अट्रैक्शन शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। पर अगर हम यही वीबीटी की बात करें या अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है, डायामैग्नेटिक है। जो कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। मतलब जो हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटली उसके अकॉर्डिंगली O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक आना चाहिए। लेकिन जो हम वीबीटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग O2 डायामैग्नेटिक आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड क्या मतलब सॉल्व करने के लिए, एक थ्योरी आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैसे भी हम देखते हैं कि जब कोई भी थ्योरी है उसमें बहुत सारी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, पर कहीं ना कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं। फिर उसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए कोई और चीज आती है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन में प्रॉब्लम थी तभी एमओटी आई, नो। बहुत सारी और लिमिटेशंस भी थी वीबीटी में, जिनका हल जो था वो एमओटी से निकाला जा रहा था। जैसे अगर हम बात करें एमओटी में, अब हमें क्या फायदा होगा, हम पढ़ने तो वाले हैं लेकिन क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा कि मॉलिक्यूल की रिलेटिव बॉन्ड स्ट्रेंथ। मान लो अगर मेरे पास है O2, O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, तो इसके केस में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन सी है, किसकी है?
ठीक है, बॉन्ड लेंथ किसकी कितनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है किसकी, तो वो सब चीजें इसने एक्सप्लेन करनी है। मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक नेचर, यानी कि पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये सब नेचर हमें पता चलेगा जब हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। और इस थ्योरी के फिर कुछ फीचर्स हैं, कुछ कुछ विशेषताएं हैं कि क्या क्या हमें इन चीजों को मानना है। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वीबीटी में क्या था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो कंबाइन करते हैं या ओवरलैप करते हैं, पर उनकी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें एमओटी की, तो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, ओवरलैप करते हैं, पर अपनी आइडेंटिटी को लूज करके कंप्लीटली न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जैसे कि आप ये देखो कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल आया, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल आया, दोनों आपस में कंबाइन किए और उन्होंने बिल्कुल ही न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल दिए। ठीक है, एक दिया बीएमओ यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो दूसरा था वो दिया एबीएमओ यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है। अब हम नॉर्मल एटम्स के केस में पढ़ते थे, एटम्स के केस में क्या होता है कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं, 1s 2s 2p, इस तरीके से ही बात करते हैं। अब ये 1s 2s 2p है क्या? अगर आप वो प्रिंसिपल आपको याद है तो आपको पता होगा कि 1s 2s 2p ये सब कुछ नहीं है, ये एनर्जी स्टेट्स ही है, ये सब एनर्जी स्टेट्स है। ठीक है ना? तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में आपको पता है कि एनर्जी स्टेट है 1s 2s 2p, लेकिन मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ये भी तो एनर्जी स्टेट है। फर्क सिर्फ इतना है कि एटम के केस में एटॉमिक ऑर्बिटल वो एटम की एनर्जी स्टेट्स बता रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूल की एनर्जी स्टेट्स जो बताने वाला है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और वही सेम चीजें जैसे कि हमें पता है कि एटम के केस में एक ही न्यूक्लियाई है, एटम के केस में एक ही न्यूक्लियाई है ऑब्वियसली ना, मतलब सिंगल न्यूक्लियस। कि मान लो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का ही न्यूक्लियस है जो इफेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को। लेकिन जो हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल के केस में ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूल के केस में आपको पता है कि जैसे मान लो अगर मेरे पास N2 है तो दो नाइट्रोजन के एटम हो गए, ठीक है, F2 है तो दो फ्लोरीन के एटम हो गए F2 के केस में, तो दो न्यूक्लियस हो गए ना। कहा मैं एक न्यूक्लियस की ही बात कर रही थी कि फ्लोरीन का न्यूक्लियस है वही इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करेगा, और कहा मैं F2 की बात कर रही हूँ जहां मैं ये बोल रही हूँ कि दो एटम्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर रहा है। दो न्यूक्लियस है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आपको क्या लगता है कि सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर जाते हैं? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंपेरेबल एनर्जी के होंगे, जिसमें आपको पता है कि एनर्जी इनकी कंपेरेबल है एक दूसरे से, कम मतलब कंपेरेबल इन द सेंस सिमिलर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेम हो, पर सिमिलर एनर्जी है, उनकी ओरिएंटेशन भी एक टाइप की है। ओरिएंटेशन एक तरीके की मैटर करती है, उनकी एनर्जी क्या है वो मैटर करती है। वही जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे, सारे के सारे कंबाइन नहीं करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल जितने भी फॉर्म होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसी भी चीज में इन्वॉल्व करोगे उतने ही आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो 5 पॉइंट पड़े हैं, छठा पॉइंट भी देख लो आप कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके बीएमओ यानी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं। जिनकी लोअर एनर्जी है उनको बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बोल दिया जाता है, और जिनकी हायर एनर्जी है उनको एबीएमओ बोल दिया जाता है, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जैसे कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बात करते हैं कि आपको प्रिंसिपल हुंस रूल या पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये हम बात करते हैं एटम्स के केस में। यही सेम रूल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स के केस में भी होते हैं एप्लीकेबल। ठीक है, तो जैसे आप एटम के ऑर्बिटल में फुलफिलिंग करते हो इलेक्ट्रॉन्स की, वैसे ही आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी करनी होती है। तो कुछ पोस्टुलेट्स थे या कह लो कि फीचर्स थे जो हमने अभी तक देखे। अब हम इस 10th और 11th पॉइंट को पढ़ने से पहले जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करेंगे। हमने ये देखा कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और कंप्लीटली न्यू सेट देते हैं, किसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो एनर्जी स्टेट्स हैं मॉलिक्यूल की जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास जो मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो दो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ एक होता है।
ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही आपस में कंबाइन करेंगे जिनकी एनर्जीज कंपेरेबल है और जिनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने फॉर्म होंगे वो उसके बराबर होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलके बीएमओ और एबीएमओ बनाएंगे। बीएमओ जो है उनकी एनर्जी कम होगी, एबीएमओ की एनर्जी जो है ज्यादा होगी। और इनके अंदर जो सारे के सारे रूल्स गवर्न हो रहे हैं वो है आपके पास ऑफ-बोस रूल, हुन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आपने ये भी देखा था कि देखा क्या आपने, इनफैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा होगा। लेट मी चेक। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वेट 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 वेट, ओके, ठीक है। सो कर लेते हैं इसको। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने क्या देखा होगा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर का भी है और पार्टिकल नेचर का भी है। ठीक है ना? तो साई ए इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। अगर हम बात करें साई ए और साई बी, साई ए क्या होता है? साई ए वेव फंक्शन है ए का और साई बी है जो वेव फंक्शन एटम बी का। तो ये हम मान रहे हैं। अब मान लो कि अगर मैं एक प्लॉट बनाऊं इसका, प्रोबेबिलिटी का ही, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का, साई स्क्वायर बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली अगर मैं बनाती हूँ, तो ये मेरे पास मान लो ए के लिए है और ये है मेरे पास बी के लिए। तो दोनों के दोनों इनका जो फाइंड आउट करने का तरीका है वो है साई ए प्लस साई स्क्वायर और साई बी स्क्वायर का, ये वाली कर्व है। लेकिन अगर हम तो ये बोल रहे थे ना कि अगर कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप होता है, कि दोनों के दोनों कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करते हैं, तो दोनों के दोनों का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से यहाँ पे एडिशन होता है और एडिशन से इसकी एनर्जी मान लो ये बनी, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। आई होप आपको विजिबल होगा, ज्यादा छोटा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। और अगर हम बात करें, ये हो रहा है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप, कि मान लो आपके पास क्रेस्ट के ऊपर ट्रो है, ट्रफ के ऊपर जो है वो क्रेस्ट है। ठीक है, तो इन दोनों से एनर्जी जो है, सॉरी एनर्जी नहीं, जो प्रोबेबिलिटी है वो आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ही ग्राउंड को टच कर रही है। मतलब यहाँ पे एक नोडल प्लेन आ रहा है, यहाँ पे क्या है? एक नोडल प्लेन आ रहा है। यानी जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी जीरो पे भी टच करती है एक पॉइंट पे आकर। लेकिन अगर आप बात करते हैं बॉन्डिंग की, तो बॉन्डिंग के केस में आपके पास ये सीन आ जाता है, सॉरी ये वाला आ जाता है। ये पिंक वाला आपके पास बॉन्डिंग है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था। पिंक वाला आपके पास बॉन्डिंग है, ब्लू वाला आपका पहले है, मतलब जब नहीं कंबाइन हुए हुए। और ये जो नीचे वाला है, ग्रीन वाला, ये है आपका एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में। तो सिग्मा पाई जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में है। सिग्मा स्टार पाई स्टार जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में आप इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, सिग्मा पाई डेल्टा, सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल्टा स्टार। तो ये आपके पास क्या है, ये कुछ नोटेशंस हैं, क्योंकि जैसे आप पढ़ते हो ना कि 1s 2s 2p, ये आप पढ़ते रहते हो। ये एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में है, लेकिन जब आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल के केस में पढ़ना है तो आप सिग्मा पाई डेल्टा जैसी नोटेशंस यूज करते हो। ओके, अब बीएमओ एबीएमओ के बारे में बहुत सुना है और मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि साई ए प्लस साई बी किस तरीके से, कि अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करते हो तो दोनों का एडिशन हो जाता है, अगर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करते हो तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अगर तो आप देख रहे हो, हमने ऊपर ग्राफ में जब ड्रॉ किया है, तो मैंने बोला कि नोडल प्लेन आएगा। नोडल प्लेन का मतलब जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तभी वो कर्व जो थी वो नीचे को टच कर रही थी। लेकिन बॉन्डिंग में अगर हम बात करें, बॉन्डिंग में हमारे पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है बिटवीन टू न्यूक्लियाई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है। ये आप देख लीजिए, ये हमने जो ग्राफ पढ़ा था। ये अब मैं अभी क्या करती हूँ, मैं येलो से मार्क कर देती हूँ बिफोर बॉन्डिंग। ठीक है, एक मिनट में, तो इसको थोड़ा सा सेट करने दो। ये देखो, ये आपके पास बिफोर बॉन्डिंग था। अब जब बॉन्डिंग हो गई, ठीक है, जब दो बेसिकली एटम्स का मिलाप हो गया कंस्ट्रक्टिवली, तो इनमें देखो कि पहले से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई फाइंड आउट करने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई। और जबकि अगर हम बात करें कि जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो को ही टच कर गई। बात आई समझ में? तो ये होता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के केस में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कि बीएमओ में एनर्जी कम होती है और इसलिए वो स्टेबल है, एबीएमओ में एनर्जी हाई होती है। बीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबलाइज करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, और जबकि एबीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीस्टेबलाइज करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को। देन
हमने सिग्मा, मैंने आपको सिग्मा और पाई की दो नोटेशंस बताई थी। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सिग्मा के बारे में आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो एस ऑर्बिटल की एस के साथ ओवरलैपिंग हो जाए तब बनता है। पाई तब बनता है जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो। ठीक है, नॉट ओनली इन एस एंड एस में सिग्मा का बोलूंगी, सिग्मा का मैं बोलूंगी कि जब हेड ऑन कोलिजन हो, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, तब सिग्मा होता है। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो तो पाई होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, अब एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन दिखाई गई है, तो अगर तो इसमें इन दोनों का कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, अगर हम इसको वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली देखें, तो हमारे पास बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरीके से होगा, जिसमें कोई भी नोडल प्लेन है ही नहीं, और बकायदा इसकी लोअर एनर्जी है। लेकिन अगर हम इसमें सब्ट्रैक्शन की बात करें कि 1s और 1sb की सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो यहाँ पे आपको एक नोडल प्लेन देखने को मिलेगा, और ये हायर एनर्जी होगी। होगा भी क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये इस तरीके से होता है। देन अगर हम बात करें एंडोन ओवरलैपिंग, क्योंकि सिग्मा तो ऐसा है कि सिग्मा एंडोन ओवरलैपिंग करेगा ही करेगा ना। तो जैसे अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, एडिशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नोडल प्लेन है, ये एबीएमओ है, ये बीएमओ है। बीएमओ में आपको फिर दिख गया कि कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, नहीं दिखा ना, मतलब दिख गया ना कि नहीं है कोई भी नोडल प्लेन। लेकिन अगर आप यहाँ पे एबीएमओ में देखो तो आपको नोडल प्लेन नजर आ रहा है। तो ये वही चीज है कि जब आप एंडोन ओवरलैपिंग करते हो तो आपको नोडल प्लेन नजर आता है। ठीक है, और नोडल प्लेन नजर आता है एंटी बॉन्डिंग में, और नो नोडल प्लेन नजर आता है बीएम। यहाँ पे नोडल प्लेन है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव आपको क्या शो कर रहा है कि दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। देन सिग्मा स्टार पीएक्स है 1, वही चीज लिखी हुई है कि नोडल प्लेन जो है वो आपको एंटी बॉन्डिंग में मिलेगा, और बॉन्डिंग में आपको कोई भी नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। आपको पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है इसकी थ्योरी से। वैसे तो एप्लीकेशन में ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, बट स्टिल आपको थ्योरी में भी पता होना चाहिए कि जैसे ये पूछ लिया कि जो सिग्मा स्टार पीएक्स है उसमें कितने नोडल प्लेन है, तो यू विल से कि 1 नोडल प्लेन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाई स्टार में कितने नोडल प्लेन है, तो वो आप बोलोगे 2 है। वो आप देख लो, ये देखो पाई स्टार में 2 नोडल प्लेन है, और पाई में एक नोडल प्लेन है। होता क्या है, देखो फिर हो रही है ना ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। तो जब तो बॉन्डिंग बन रहा है तो क्या है कि ऊपर वाली लॉब्स ओवरलैप करके ऊपर पॉजिटिव बना रही है, नीचे नेगेटिव बना रही है। लेकिन अगर आप इसमें देखते हो तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे 2 नोडल प्लेन आ रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नोडल प्लेन था। तो ये चीज आ गई। देन अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स के ऊपर आ जाते हैं। बिल्कुल थोड़ा, मतलब मेन जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आएगा, और बिल्कुल छोटा सा ही पोर्शन कह लो अगर आप इसको समझो तो। अभी फर्स्ट टाइम में भी आपको टाइम लग जाए, बट अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं इसमें। हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का Z1 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। तो 1s1 बनाने के लिए हम सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं। ये 1s और ये भी 1s। ये 1s और 1s जो है वो आपस में कंबाइन करके दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। एक तो देंगे बीएमओ और एक देंगे एंटी बीएमओ। ठीक है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बीएमओ है और ये क्या है, एबीएमओ है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है। हाइड्रोजन का 1 है, ये भी 1 है, तो ये 1s और 1s, मतलब मैंने दो हाइड्रोजन के एटम लिए थे। अब वो दोनों कंबाइन करके, मैंने बोला है ना कि जब भी मॉलिक्यूल बनेगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बीएमओ और एक एबीएमओ। उतने जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे। तो यहाँ पे एक और दो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन्स हुए 1 और 2। तो इस तरीके से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने को बोल दिया जाए, तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अ, आसान ही है। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे। एक मिनट, लेट मी रब इट। देखो जरा, एक मिनट। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना बहुत आसान है। जैसे कि 1/2 NB माइनस NA। NB क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और NA क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग में आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे 2 ले दो। एंटी बॉन्डिंग में आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 है। तो ये 1/2 इंटू 2 यानी कि 1। हाइड्रोजन में आपके पास एक बॉन्ड है, यहाँ से ये पता चलता है। और अगर आपके पास, जैसे मैंने एक और चीज बोली थी कि मैग्नेटिक मोमेंट, कि मैग्नेटिक मोमेंट के केस में क्या होता है
मैग्नेटिक मोमेंट के केस में आपको ये देखना होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पेयर्ड है, इसलिए ये आपके पास क्या है, डायामैग्नेटिक है। अगर यहाँ पे वो होता, क्या बोलते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड नजर आ जाता तो वो पैरामैग्नेटिक होना था। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको रब करने लगी हूँ, आप पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारी की सारी वैसे जो डायग्राम्स हैं आपको नजर आएंगी कि बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि कुछ भी आपको डिफरेंस नजर आएगा ही नहीं इनमें। अभी मैं हाइड्रोजन की बनवा के हटी हूँ, मैं आपको अभी हीलियम की भी बनवा देती हूँ, आपको उसमें भी आसानी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे लेट अस सिलेक्ट दिस स्क्रीन वाला। तो हीलियम 2 की बात करते हैं कि हीलियम 2 एग्जिस्ट करता है भी कि नहीं। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ कर देते हैं, 1 2, यहाँ पे भी 1 2। तो इसको इसको मिला के हमारे पास बनेगा एक BMO और एक क्या बनेगा, ABMO। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये क्या है, सिग्मा स्टार 1s, ये क्या है, सिग्मा 1s, ये भी क्या है 1s, ये भी क्या है 1s। तो अब हम अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स डलवाएं तो हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास NB में 2 इलेक्ट्रॉन है, NB में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 डाल दिया। और अगर हम एंटी बॉन्डिंग में बात करें तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें भी हमने 2 डाल दिया, तो हमारे पास 0 आ गया। वैसे अगर हम देखें मोलिकुलर ऑर्बिटल में, तो हमारे पास यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगर आपके पास बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही अगर आपके पास एंटी बॉन्डिंग में है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा ही 0 आने वाले हैं। मतलब वो मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जब कोई बॉन्ड ही नहीं है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करनी है, वो तो आपको पता ही है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे बोलते हैं। वो बोलते हैं हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख के, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नहीं, मतलब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख के, कि सारे के सारे पेयर्ड हैं तो डाया, अगर एक भी अनपेयर्ड निकल आया तो पैरा। ठीक है, हीलियम का डन है, मैं बिल्कुल यही इसी पेज पे कर रही हूँ। तो अब हम करेंगे लिथियम के बारे में। आपको सबसे पहले तो इनकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए कि है क्या। जैसे अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है Z = 3। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1। हमने लिथियम 2 को फाइंड आउट करना है, तो जाहिर सी बात है ना कि पहले हम 1s को जो है ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम 2s को ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1s की एनर्जी कम होती है और 2s की ज्यादा होती है। और वैसे भी जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बना रहे हैं तो हम नीचे वही मेंशन करते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको हम ऊपर मेंशन करते हैं। तो हमने सबसे पहले 1s वाले बना लिए हैं, अब ये हम 2s भी कंप्लीट कर रहे हैं। ये 2s है, ये भी 2s है, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ये क्या है, सिग्मा स्टार 1s, और ये है 1s, सिग्मा 1s, ये 1s। ठीक है, तो अब ना हम इसमें पुट करेंगे वैल्यूज। तो देखिए, ये 1s2 2s1, ये भी 1s2 2s1। तो 2 2 4, 1 2 3 4, ये 1 और 2। ठीक है, तो ये तो यहीं पे फिल हो जाएंगे। अब बच्चों, मैं अभी आपको पहले बोल के हटी हूँ कि जितने एंटी बॉन्डिंग में अगर वो बॉन्डिंग के बराबर होंगे तो आपको उसमें से बॉन्ड ऑर्डर 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको बार बार अब देखना बंद कर दो, इवन हम ड्रॉ करना भी बंद कर देंगे टाइम बचाने के लिए। ठीक है ना, अब हम 2s का देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 0। तो 2 - 0, 2/2 क्या आ जाएगा, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1। और मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो ये क्या है, डाया मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। क्लियर। अब क्या मैं यहीं पे आपको चेंजेस करके दिखा दूं, कि जैसे जस्ट सपोज अगर हमें बात करनी है बेरिलियम की, तो मैं आपको यहीं पे चेंजेस करके दिखा देती हूँ कि कैसे करें। ठीक है, ओके। ये बेनिफिट होता है पेन टैबलेट पे, कि आप जहां भी, मतलब इतना ज्यादा आपको लिखना नहीं पड़ता, आप उसी को थोड़ा सा आगे पीछे मॉडिफाई कर सकते हो, बेटर है ना वो। चलो ठीक है, देखो बेरिलियम की अगर हम बात करते हैं तो 1s2 2s2 होता है। तो यहाँ पे 2 2 फिल कर दो। अब आपको पता है यहाँ पे भी 4 हो गए, तो देखा आपने, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों बराबर हो गए। तो मतलब यही है कि आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बॉन्डिंग में है और 2 आपके पास एंटी बॉन्डिंग में है, तो आपके पास 0 आ जाए। क्लियर दैट। तो BE2 भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर।
अब हम आते हैं बोरोन के ऊपर। बोरोन के ऊपर आके थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं जो न्यू वे से मेरे को बतानी है। स्टूडेंट्स, अब ना तो मैं 1s बार बार ड्रॉ करूंगी, ना ही मैं 2s ड्रॉ करूंगी। रीजन ये है कि बार बार रिपीटिशन करने का कोई फायदा नहीं है। जो पॉइंट है उसको हमने मेनली समझना है। ठीक है, मैं 1s 2s नॉर्मली लिख दूंगी और आपको वहीं से समझा दो। तो अब ना हम तीनों स्ट्रक्चर्स इकट्ठी करने वाले हैं, B2, C2, N2 इकट्ठी समझाऊंगी। बोरोन के केस में कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, कार्बन के केस में कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन के केस में कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p3। अब ना एक दिमाग अभी तक लगना शुरू हो गया होगा कि जैसे ये है आपके पास 1s2, तो ये भी ऊपर नीचे बराबर आने वाला है, 2s2 भी बराबर ही आने वाला है, यानी इसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर आने वाला है। नहीं पता तो 1s2 के लिए आप He2 को रेफर करो, आपको पता चल जाएगा कि जब 2 इलेक्ट्रॉन 1s में है, 2 ही दूसरे में है, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में भी बराबर आ रहा है। ठीक है, जब आप Be2 की बात करते हो तो आपको 2s का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो ये अब हम नहीं ड्रॉ करेंगे। हमारा मेन फोकस जो है वो कहाँ रहेगा, ये 2p2 में, 2p3 में और 2p1 में हम इसी को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी से हमें मेन काम है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर, चलो बता दूं कि आप ही बताओ कि जो 2p के ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं ना, px py pz, px py pz, इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे आपको चीजों का क्या ध्यान रखना है, px py pz, कि इसमें से pz जो है वो आपका सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली pz जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जबकि px और py जो है वो स्पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अगर वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है pz, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिग्मा pz सिग्मा स्टार pz होगा। और px और py अगर पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो पाई px पाई py इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम जरा बनाते हैं स्ट्रक्चर्स। मैं इकट्ठी बना रही हूँ। ठीक है, तो एक मिनट, एक तो ना ये इरेजर नहीं अच्छे से काम कर रही, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। ये देखो, जस्ट इग्नोर माई राइटिंग, कई बार हो जाता है, मेरे को बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है लिखने के लिए, तो फिर मैं राइटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देती नहीं हूँ। देखो इस तरीके से हमें बनाने हैं। वैसे आपको समझ आ गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये देखो, ये पाई 2p x पाई 2p y, ये दोनों बराबर एनर्जी के होंगे, और ये सिग्मा वाला एक अलग फिर रहा होगा। वैसे ही वहां पे पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा स्टार 2p z। वैसे ही अब आप दोबारा बनाए, यहाँ पे आप 2 बना दीजिए। यहाँ पहले आप, सबसे पहले आपको ये क्या करना है, 2 आपने बनाने हैं पाई 2p x पाई 2p y। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सिग्मा 2p z, देन पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y। और उसके बाद आप इसको कैसे करोगे, सिग्मा स्टार 2p z। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे आपके पास 2 ऑर्बिटल्स हो गए हैं, और यहाँ पे आपके पास एक ऑर्बिटल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास एक ऑर्बिटल हो गया है, और यहाँ पे आपके पास क्या हो गए हैं, 2 ऑर्बिटल्स हो गए हैं। मैं बार बार लिखूं तो ना चल जाएगा ना। चलो, अब मैं ब्लैक कलर से इसको कर देती हूँ। देखो 1s2 2s2 2p1, तो यहाँ पे तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इधर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही है, हमें कुछ नहीं करना। अब हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लिया है, हम इनके अंदर जो है वो फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो 1 और 2 ही आए। यहाँ पे 4 हो गए तो 1 2 3 4 आ गया। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6। तो ये इस तरीके से फिलिंग हो रही है। अगर हमें इनका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1/2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर 1। यहाँ पे क्या है, 1/2, 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 2। यहाँ पे क्या है, 1/2।
6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 3। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी चीजें थी। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, मान लो कि ये पैरामैग्नेटिक है कि नहीं, तो आप बोलोगे ये पैरामैग्नेटिक है। ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, सारे के सारे पेड़ है। ये भी क्या है, डायामैग्नेटिक है। तो ये सिंपल सी बात थी, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। तो ये आपका B2 के केस में हो गया, ठीक है। ये आपके पास C2 के केस में हो गया, ये आपके पास N2 के केस में हो गया। बॉन्ड ऑर्डर भी आपने फाइंड आउट कर लिया, आपने मैग्नेटिक करेक्टर भी बता दिया। यहाँ से आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक करेक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स तक कोई भी अगर आपको स्पीशी आ रही है और उसमें आपको p ऑर्बिटल्स बनाने हैं, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। कौन से तरीके से, चलो ये देखो, एक ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, ऐसे पैटर्न बन रहा है। ये देखो इधर भी एक ट्राइंगल, ये दूसरी ट्राइंगल, यहाँ पे भी देखो एक ट्राइंगल और ये भी दूसरी ट्राइंगल। तो ये पैटर्न बन रहा है। ये आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन तक सेम जाने वाला है, लेकिन जैसे ही 14 से आंकड़ा ऊपर हुआ, आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ये जो आपको अभी दिख रहा है, ये वाली ट्राइंगल, नॉर्मल एक ट्राइंगल के ऊपर एक ट्राइंगल है, आपको कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। ये किस में चेंज हो जाएगा, ये ऐसे चेंज हो जाएगा 14 के अबव। अबव 14 आपके पास ये पैटर्न रहने वाला है, और टिल 14 आपके पास ये पैटर्न। ठीक है, कैसे, अब मैं फिर आपको 3 केसेस डिस्कस करके दिखाती हूँ। ठीक है, आइए पहले तो बना ही लेते हैं, पी ऑर्बिटल्स बना लें अच्छे से, आप भी बना लो, फिर इकट्ठे ही समझने आसान हो जाते हैं। एक मिनट, यहाँ पे भी 3 ऑर्बिटल्स बना लो। 3 ऑर्बिटल्स थोड़ा सा टाइट टाइट बनाना ताकि आ जाए। 3 एग्जांपल्स हमें डिस्कस करनी है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, अब जो मैंने पैटर्न बोला ना ऐसे वाला, वो ध्यान रखना। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 1 ऑर्बिटल आएंगे। हम सिर्फ पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब नीचे ब्रॉड लाइन है, ब्रॉड लाइन में 2 ऑर्बिटल्स आएंगे ना, तो आप वैसे वाला सोच के रखो, क्योंकि मैं भी इनफैक्ट कई बार भूल जाती हूँ, तो फिर मेरे को ये इसी तरीके से याद है कि 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशी के ऊपर ऐसे सा पैटर्न आता है, और 14 इलेक्ट्रॉन के नीचे जो है वो किस तरीके का पैटर्न आता है। वो आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि और भी बथेरी चीजें होती है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप भूलते ही हो तो मैं ये बताऊंगी कि 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तक तो जो है वो आपका एक ट्राइंगल के ऊपर एक ट्राइंगल है, लेकिन 14 के अब जाते हो तो सैंडविच बनता है। ये देख रहे हो सैंडविच बन रहा है, ठीक है ना। तो सैंडविच वाली टेक्निक से भी आप याद रख सकते हो इसको, वो आपको याद रहेगा। तो हाँ, और यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। कौन से रह गए थे हमारे, हमारा रह गया था O2, F2 और Ne2। पहले तो हमें पता है कि ऑक्सीजन 1s2 2s2, और ये होता है 2p4। तो 2p4 बना के देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फ्लोरिन में 1 2 3 4 5, ये 2p5 होता है ना एंडिंग में, 1 2 3 4 5। Ne2 में क्या है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इनको टोटल करके डालना है। जैसे 4 4 कितने हुए, 8। तो 1 2 3 4 5, एक मिनट, 5 6 7 8। यहाँ पे देखो फ्लोरीन के केस में ये आपके पास हो गए हैं 5 5 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे क्या कितने हो गए हैं, 6 6 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने एक चीज नोट की होगी कि मेरे को देखो, मैं तो इतनी बार ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, मेरे को तो वैसे ही याद है कि यहाँ पे क्या क्या आना है। बट फिर भी मैंने देखा ही, मैंने ऐसे नहीं फिलिंग की कि 1 2 3 4 1 2, मतलब ऐसे नहीं चल रही मैं एक सिस्टम वाइज चल रही हूँ। जो रूल्स है उनकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, 1
2, फिर 3, फिर 4। मतलब एक सिस्टम वाइज आप आदत बनाओ, क्योंकि अगर आप जब कल को इंटरव्यू में भी जाओगे ना, वो आपका कहीं बार अगर लिखवा रहे हैं तो यहाँ से जजमेंट होती है कि आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं पता। तो इन चीज का ध्यान रखा करो, ठीक है। चलो ये देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक आ गया समझ आपको कैसे? अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, और यही एमओटी ने एक्सप्लेन कर दिया। वीबीटी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं था, तो ये फायदा था। और ये फ्लोरीन डायमैग्नेटिक है, Ni2 भी डायमैग्नेटिक है। तो अब आप देख सकते हो ऑक्सीजन आपके पास पैरामैग्नेटिक है, ये आपके पास डायमैग्नेटिक है, ये भी आपके पास डायमैग्नेटिक है। बॉन्ड ऑर्डर अगर फाइंड आउट करें तो 1/2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास? 6, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 6 माइनस, एंटी बॉन्डिंग में कितनी है? 2। तो 4/2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अगर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हो तो 1/2, ठीक है। एंड बॉन्डिंग में कितने हैं? 6। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं आपके पास? 4, ठीक है। तो 6 - 4, 2/2 क्या आ जाएगा? 1। इधर अगर आप फाइंड आउट करते हो बीओ, तो 1/2। बॉन्डिंग में कितने हैं आपके पास? 6, ठीक है। बॉन्डिंग में आपके पास कितने हैं? 6। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं आपके पास? इसमें भी आपके पास क्या है? 6 है। तो 6 - 6/2 आपके पास क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, ठीक है। तो Ne2 आपका एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो पहले ही पता चल रहा था जब आपके पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन सेम आ गए, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। F2 में अगर हम बात करते हैं तो एक बॉन्ड है, ठीक है। O2 में बात करते हैं तो आपके पास क्या है? 2 बॉन्ड होते हैं। तो ये हमने मैग्नेटिक मोमेंट्स का देख लिया। अब मैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट का बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि टिल 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशी अगर आपके पास है तो आप ये वाला पैटर्न फॉलो करते हो, और अगर आपके पास अबव 14 आता है तो आप ये सैंडविच वाली टेक्निक अपनाते हो। 1:2 2:2 हर बार बनाने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव की आपको मैं फिगर्स दिखाती हूँ, और फिर इसके अकॉर्डिंगली हम एक और इन्फ्लुएंस लेके आते हैं। तो सबसे पहले O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। देखो O2 में हमारे पास क्या होता है? 1:2 2:2 2p4। ऑक्सीजन में ये होता है ना, 1:2 2:2 2p4, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करें 2p4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही है, ठीक है। अगर आप O2 पॉजिटिव में बात करते हो तो ये भी इसी तरीके से p ऑर्बिटल्स बने होंगे, और O2 नेगेटिव में भी आपके पास जो है वो p ऑर्बिटल्स बने होंगे। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4। पर क्योंकि पॉजिटिव है तो आप पहले ही एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, जैसे 4 है तो यहाँ पे 3 डाल दो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे? 1, और अभी आपको बोल के हटी थी और खुद अभी गलती कर दिया ना, मेरे को जो पीछे जा रहा है, नहीं रुक जाओ, मेरे को रबी करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मैं थोड़ी बहुत भी गलत एग्जांपल सेट करूं आपके सामने, है ना। क्योंकि हमारे सर एक बात कहा करते थे कि आप जो है टीचर के सब्जेक्ट मैटर से कम उसके कई बार बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा समझते हो। डेफिनेटली अब यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज तो मैं क्या ही सिखाऊंगी। कुछ क्लास में खड़ने का तरीका होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, डील करने का तरीका होता है क्लास में स्टूडेंट्स के साथ। बट सिंस इट्स अ वर्चुअल मोड, तो यहाँ पे मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा पेन नहीं है कि मैं पेन किस तरीके से यूज करती हूँ, है ना। तो मैं आपको भी बोल के हटी थी कि पहले सिंगली फिल करो फिर डबली करो। तो वही चीज है कि पहले मैं अगर आपको वैसे ही शो करूंगी कि कैसे करना है, वैसे ही आप सीखोगे। एनीवेज, तो O2 नेगेटिव में बात करते हैं। ऑक्सीजन एटम आपने 4 बना दिए, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डालना है। तो 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा डाल दिया। अब हम वही सैंडविच बनाएंगे, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा ही है, चाहे O2 की बात करो, चाहे आप O2 पॉजिटिव की बात करो, चाहे O2 नेगेटिव की बात करो, ठीक है ना। 14 से तो ज्यादा ही है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है O2 है वो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, O2 पॉजिटिव जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, और अगर आप O2 नेगेटिव की बात करते हो तो वो आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। तो हर हालत में इसमें जो आपके पास p ऑर्बिटल्स का पैटर्न है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का पैटर्न, वो तो सेम ही रहने वाला है, वो चेंज होने वाला है ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आ गया, ये आ गया। अब हम इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। कैसे डालेंगे? ये 4 और 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7
8। ये हमारे पास O2 था। O2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये हमारे पास 4 और 3 7 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7। O2 नेगेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 और 5 है, 4 और 5 कितने, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। 1/2 6 - 2 2। यहाँ पे आ गया 1/2 6 - 1 2.5। 1/2 6 - 3 1.5। तो आपने क्या देखा कि जब आपने एक एंटी बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन उड़ाया तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 2 से 2.5 हो गया। ध्यान से देखना, आपने एक इलेक्ट्रॉन को ओमिट किया यानी खत्म किया, कम किया, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से बढ़ाया, कहाँ से हटाया आपने, एंटी बॉन्डिंग में से। आपको पता है ना एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबल नहीं होता। तो अगर आप वहां से कुछ निकाल रहे हो, है ना, तो सिस्टम को स्टेबलाइज ही कर रहे हो। स्टेबलाइज कर रहे हो तो उसकी एनर्जी जो है वो अच्छी खासी लोअर डाउन होगी और वो स्टेबल होगा। ठीक है। लेकिन O2 नेगेटिव में क्या है, आप स्टेबल करने की बजाय उसको डीस्टेबल कर रहे हो, अनस्टेबल बना रहे हो। कैसे, आपने एंटी बॉन्डिंग में एक और एडिशन कर दी, तो उस केस में आपके पास बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कम हो गया। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हो एंटी बॉन्डिंग में तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम हो रहा है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हो एंटी बॉन्डिंग में तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कम हो रहा है 0.5 से। और अगर आप एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन हटा रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बढ़ता है। ये हमारे पास लाइव एग्जांपल है। ठीक है। इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अभी हमने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ लिया है। बॉन्ड लेंथ का O2 O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव से ही पढ़ लेते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 है, ये 1.5 है, सॉरी ये 2.5 है और ये 1.5। बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा होगी O2 नेगेटिव, फिर होगी O2 की और फिर होगी O2 पॉजिटिव की। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव में है, फिर हमारे पास O2 में और फिर O2 नेगेटिव में है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा और जो सबसे वीक है उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम। ठीक है। स्टेबिलिटी की भी बात करें तो जिसमें हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है और जिसमें बॉन्ड ऑर्डर कम है वो कम स्टेबल। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम टेक्निक्स देख सकते हैं। ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के केस में कंटेंट था, थ्योरी था जो हमने समझा। ठीक है। अब कोशिश करेंगे कि एक वीडियो हम जो है वो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर भी बनाए ताकि अच्छे से समझ आए कि अप्लाई कैसे करना है वो पता चले। हालांकि कैसे इसको अप्लाई करने में मैं बता चुकी हूँ बट क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So thank you so much for listening. This is all about today's class. See you in the next class. Bye bye. Take care.